हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी बडीज़। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्री फॉर्मुलेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े और साथ ही में हमने ये देखा कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर क्या क्या की प्रिंसिपल एरियाज़ हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। आज हम अपने सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म। तो क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म को पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि केमिकल कंपाउंड का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर कोई केमिकल कंपाउंड सॉलिड नेचर का है तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर टू टाइप का हो सकता है, या तो वो क्रिस्टलाइन हो सकता है या तो वो एमॉर्फस हो सकता है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन है तो वो फर्दर टू टाइप्स का हो सकता है, जिसमें पहला टाइप हमारे पास आता है पॉलीमॉर्फ एंड सेकेंड टाइप हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर अडक्ट का। मॉलिक्यूलर अडक्ट को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला टाइप आता है हमारे पास नॉन स्टोकियोमेट्रिक अडक्ट एंड सेकेंड टाइप आता है स्टोकियोमेट्रिक अडक्ट। अब अगर हम स्टोकियोमेट्रिक अडक्ट की बात करें तो हम इन्हें सॉल्वेट्स या हाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं। और नॉन स्टोकियोमेट्रिक अडक्ट के थ्री टाइप्स होते हैं। पहला होता है चैनल, सेकंड होता है लेयर, थर्ड होता है केज। केज को ही हम क्लेथेरेट भी बोलते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर को क्लासीफाई किया गया है। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म क्या होते हैं। Crystalline substances have a well-defined repeating three-dimensional arrangement of atoms or molecules forming a crystal lattice। जो crystalline substances होते हैं इनका एक well-defined structure होता है जिसमें repeating arrangement में थ्री डायमेंशनली हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स अरेंज रहते हैं और ये मिलकर फॉर्मेशन करते हैं एक क्रिस्टल लैटिस का। लैटिस का हर एक पॉइंट एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है और इनका अरेंजमेंट अलग कर देने से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं। क्रिस्टलाइन ड्रग्स टेंड टू हैव वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट्स, सॉल्युबिलिटीज़ एंड डिसोल्यूशन रेट्स ड्यू टू देयर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टलाइन ड्रग्स होते हैं इनका एक वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबिलिटी होती है और डिसोल्यूशन रेट होता है। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऑर्डर्ड होता है, रिपीटिंग वे में होता है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनकी सॉल्युबिलिटी, इनका डिसोल्यूशन रेट पता लगाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। दे ऑफन एग्जिबिट ग्रेटर स्टेबिलिटी विच कैन बी एडवांटेजियस फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन ड्रग्स की तो उनकी स्टेबिलिटी भी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत एडवांटेजियस प्रूव हो जाते हैं अगर हमें उनका लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है तो। हाउएवर द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कैन समटाइम हिंडर डिसोल्यूशन अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। कभी कभी इस ऑर्डर्ड अरेंजमेंट की वजह से जो क्रिस्टलाइन ड्रग्स होती हैं इनका डिसोल्यूशन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पर अफेक्ट पड़ता है। अब स्टार्ट करते हैं एमॉर्फस फॉर्म के बारे में। एमॉर्फस सब्सटेंसेस लैक अ रेगुलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर एंड हैव अ डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो एमॉर्फस सब्सटेंस होते हैं इनमें किसी भी तरीके का रेगुलर या फिर रिपीटिंग स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। इनमें एटम्स और मॉलिक्यूल का एक डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट देखने को हमें मिलता है। In context of drugs, amorphous form often have improved solubility and faster dissolution rates compared to their crystalline counterparts। अगर हम ड्रग्स को ध्यान में रखते हुए बात करें तो जो एमॉर्फस फॉर्म होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत इम्प्रूव होती है और उनका जो डिसोल्यूशन रेट है वो भी बहुत फास्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। दिस कैन एनहेंस द ड्रग्स बायोअवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से इनकी ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। However, the lack of a stable crystal lattice can make amorphous forms more prone to physical and chemical instability। एक स्टेबल क्रिस्टल लैटिस ना होने की वजह से एमॉर्फस फॉर्म्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फिज़िकल और केमिकल इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से इनका जब हम फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं या इनकी जब हम स्टोरेज करते हैं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है।
यहाँ तक हमने देखा कि क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फॉर्म क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी प्री फॉर्मुलेशन के अंडर में क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट बताया गया है सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन का। जो सॉल्युबिलिटी होती है और जो डिसोल्यूशन होता है किसी भी ड्रग का, वो उसके दोनों ही फॉर्म्स का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म की, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ऑर्डर्ड होता है, उसमें रिपीटिंग अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसमें जो डिसोल्यूशन है वो डिले हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एमॉर्फस फॉर्म्स की, तो जो एमॉर्फस फॉर्म होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी और उनका डिसोल्यूशन रेट दोनों ही हमें इम्प्रूव्ड मिलता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म। इसलिए जब भी हम प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ को परफॉर्म करते हैं तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमें ड्रग के किस फॉर्म में बेटर सॉल्युबिलिटी, बेटर डिसोल्यूशन विथ बेटर स्टेबिलिटी हमको अचीव हो रही है। हम उसी फॉर्म का यूज़ करके अपने आगे की फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो यहाँ पर बताया गया है अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ बोथ फॉर्म्स अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस हेल्प्स डिटरमाइन द प्रेफर्ड फॉर्म फॉर फॉर्मुलेशन। जब हम ड्रग के दोनों फॉर्म्स को डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेक करते हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ड्रग का मोस्ट स्टेबल फॉर्म क्या है। जनरली ये पाया गया है कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें एमॉर्फस फॉर्म्स की, तो उनके लिए हमें एडिशनल स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको एडिशनली हमें स्टेबल बनाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है बायो अवेलेबिलिटी का। द चॉइस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म्स कैन इम्पैक्ट द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। हम अपने ड्रग का कौन सा फॉर्म अपनी फॉर्मुलेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी पुअर होने की वजह से उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी पुअर हो जाती है। वहीं पे अगर हम अपने ड्रग का एमॉर्फस फॉर्म सिलेक्ट करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी, उसका डिसोल्यूशन और उसकी बायो अवेलेबिलिटी तीनों ही चीज़ हमें एनहांस होकर, इंक्रीज़ होकर मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है फॉर्मुलेशन। डिपेंडिंग ऑन द इंटेंडेड डोजेस फॉर्म, द चॉइस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म्स कैन अफेक्ट द फॉर्मुलेशन प्रोसेस, स्टेबिलिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग फीजिबिलिटी। अब डिपेंड करता है कि हम अपने ड्रग का कौन सा डोजेस फॉर्म डेवलप करना चाहते हैं। हम उसकी टैबलेट बनाना चाहते हैं, कैप्सूल बनाना चाहते हैं, या हम उसका कोई लिक्विड डोजेस फॉर्म डेवलप करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी हमारे क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म की चॉइस डिपेंड करती है, क्योंकि ये जो चॉइस है ये हमारी फॉर्मुलेशन प्रोसेस को, हमारे डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी को और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पेटेंट कंसिडरेशन। इट्स नॉट पेशेंट, इट्स पेटेंट। द पेटेंट लैंडस्केप कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ न्यू क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म्स एज दीज कैन बी कंसिडर्ड नोवेल इन्वेंशंस विथ यूनिक प्रॉपर्टीज़। अगर हम बात करें कि जो हम ड्रग डेवलप कर रहे हैं या जो ड्रग हमने डेवलप की है उसका हम डोजेस फॉर्म बनाना चाहते हैं, मान लो वो ड्रग पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है और उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म यूज़ किया गया है, तो फिर हम उस ड्रग को नोवेल इन्वेंशन की कैटेगरी में नहीं ला सकते, हम उसका पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपनी ड्रग को उसके एमॉर्फस फॉर्म के साथ में डेवलप करें, एमॉर्फस फॉर्म का यूज़ करके हम उसका डोजेस फॉर्म डेवलप करें, तो फिर जो हमारा इन्वेंशन है वो नोवेल कहलाएगा, यूनिक कहलाएगा और हम उसके लिए पेटेंट फाइल कर सकते हैं। पेटेंट क्या होता है? जब भी हम कोई न्यू इन्वेंशन करते हैं तो हम उसका कॉपीराइट लेने के लिए पेटेंट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म्स के स्ट्रक्चर बताए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर है वो बहुत ऑर्डर्ड है, एक रिपीटिंग वे में है और 3 डायमेंशनली अरेंज है। वहीं पे अगर हम एमॉर्फस फॉर्म की बात करें तो इसमें कोई भी ऑर्डर्ड नहीं देखने को हमें मिलता है, ये बहुत इरेगुलर टाइप का है। तो ये होते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म्स। यहाँ पे उनके बीच में कंपैरिजन हमें देखने को मिलेगा, जिसमें हम देखते हैं कि वेरियस पैरामीटर्स क्या क्या हैं और एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कंपैरिजन में।
पहली बात हम करते हैं रिपीटिंग यूनिट्स की। तो जो एमॉर्फस फॉर्म्स होते हैं इसकी जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो बहुत इर्रेगुलर होती है, वहीं पे क्रिस्टलाइन की क्या होती हैं, रेगुलर होती हैं। ज्योमेट्रिकल शेप की अगर हम बात करते हैं तो एमॉर्फस फॉर्म में कोई शेप नहीं होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं या क्रिस्टलाइन जो फॉर्म्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है। मेल्टिंग पॉइंट एमॉर्फस फॉर्म का हम डिफाइन नहीं कर सकते, वहीं पे क्रिस्टलाइन जो फॉर्म्स होते हैं उनका एक वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। केमिकल नेचर अगर हम देखें तो जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एमॉर्फस फॉर्म्स में इक्वली शेयर नहीं होते हैं, वहीं पे अगर क्रिस्टलाइन की बात हम करते हैं तो इक्वल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं फिजिकल नेचर की। तो फिजिकल नेचर जो होता है एमॉर्फस फॉर्म का वो स्यूडो सॉलिड की कैटेगरी में आता है, वहीं पे अगर हम क्रिस्टलाइन को देखें तो ये ट्रू सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ये अनसिमेट्रिकल होते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं। रिजिडिटी को हम क्या बोलते हैं, ठोसपन। तो अगर हम एमॉर्फस की बात करते हैं तो ये लेस रिजिड होते हैं, और क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो मोर रिजिड होते हैं। रेंज ऑफ ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स, शॉर्ट ऑर्डर्ड रेंज मतलब जो मॉलिक्यूल हैं वो किस वे में ऑर्डर्ड हैं, मतलब उनकी ऑर्डर्ड रहने की क्या रेंज है। तो एमॉर्फस में वो शॉर्ट रेंज में ऑर्डर्ड रहते हैं, और क्रिस्टलाइन में वो लॉन्ग रेंज में ऑर्डर देखे जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एमॉर्फस के एग्जाम्पल में हम देखते हैं ग्लास, वैक्सेस, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा, और क्रिस्टलाइन में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है डायमंड, मेटल, टेबल सॉल्ट्स एक्सेट्रा। यहाँ तक हमने अपना कंप्लीट किया कि क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है और क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस होती है प्री फॉर्मुलेशन में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है पार्टिकल साइज़। तो स्टार्ट करते हैं कि पार्टिकल साइज़ क्या होता है, और हम देखते हैं कि इसके बारे में हमें क्या पॉइंट्स बताए गए हैं और ये प्री फॉर्मुलेशन में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो पार्टिकल की साइज़ के बारे में पहला पॉइंट यहाँ पर बोला गया है डिसोल्यूशन एंड बायो अवेलेबिलिटी। द पार्टिकल साइज ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली अफेक्ट्स इट्स डिसोल्यूशन रेट एंड सब्सिक्वेंटली बायो अवेलेबिलिटी। जो पार्टिकल की साइज़ होती है, जो ड्रग की पार्टिकल साइज़ होती है वो डायरेक्टली ड्रग के डिसोल्यूशन रेट को अफेक्ट करती है और अल्टीमेटली ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती है, क्योंकि जितना बड़ा पार्टिकल साइज़ होगा उसको डिसोल्यूट होने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी ही लो हो जाएगी। स्मॉलर पार्टिकल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया पर यूनिट मास। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। जो पार्टिकल की साइज़ है और जो उसका सरफेस एरिया है, इन दोनों के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। पार्टिकल साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर हम पार्टिकल साइज़ को इंक्रीज़ कर देंगे तो सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। वहीं पे अगर हम पार्टिकल साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे तो जो हमारा सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा डिसोल्यूशन है वो फास्ट होगा। This is particularly important for poorly water soluble drugs, as reducing particle size can enhance their solubility and absorption in body. पर्टिकुलरली ये वाटर सॉल्युबल ड्रग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनका अगर हम पार्टिकल साइज़ रिड्यूस कर देते हैं तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में वो भी इन्हेंस हो जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। Particle size influences the formulation of various dosage forms such as tablets, capsules and suspension. जो पार्टिकल साइज़ होती है हमारे फॉर्मुलेशन की वो वेरियस डोजेस फॉर्म के साथ में अलग अलग होती है, जैसे कि टैबलेट्स की अलग होगी, कैप्सूल की अलग होगी, सस्पेंशन की अलग होगी। हम इन तीनों डोजेस फॉर्म की पार्टिकल साइज़ एक जैसी नहीं रख सकते हैं। इट अफेक्ट फैक्टर्स लाइक यूनिफॉर्मिटी, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। जो पार्टिकल साइज़ होती है वो ड्रग की यूनिफॉर्मिटी, ड्रग का कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन
और फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। होमोजीनस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज एसेंशियल टू इंश्योर कंसिस्टेंट ड्रग रिलीज एंड डोजिंग एक्यूरेसी। हमें एक होमोजीनस पार्टिकल साइज की ज़रूरत होती है, मतलब हमें एक जैसी पार्टिकल साइज़ की ज़रूरत होती है ताकि जो हम अपना ड्रग रिलीज़ है उसको कंसिस्टेंट बना सकें और जो हमारे डोजिंग एक्यूरेसी है उसको भी मेंटेन रख सकें। क्योंकि अगर हमारे पार्टिकल की साइज़ अलग अलग होंगी तो जो हमारी डोजिंग है वो भी हर डोज के साथ में चेंज हो जाएगी। इसलिए हमें हर डोज को एक जैसा रखने के लिए पार्टिकल साइज़ को होमोजीनस रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पार्टिकल्स विथ कंसिस्टेंट साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ब्लेंड मोर यूनिफॉर्मली। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो जो पार्टिकल्स एक जैसे साइज़ के होते हैं, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होता है, वो मोर ईज़िली और मोर यूनिफॉर्मली एक दूसरे में ब्लेंड हो जाते हैं। मतलब जैसे हमारे एक्सिपिएंट जो हैं उनकी साइज़ एक जैसी है और जो हमारा ड्रग है उनकी भी साइज़ एक जैसी है, तो हमारा जो एक्सिपिएंट है, जो हमारा एपीआई है, वो एक दूसरे में ईज़िली और यूनिफॉर्मली ब्लेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ensuring the uniformity of the active ingredient throughout the dosage form। हम अपने पूरे डोजेस फॉर्म में हमारे एपीआई की जो यूनिफॉर्मिटी है उसको इंश्योर कर पाएंगे, अपने पूरे डोजेस फॉर्म में पूरे एपीआई को एक जैसा ब्लेंड कर पाएंगे, मिला पाएंगे। दिस इज़ वाइटल टू अवॉइड डोज वेरिएबिलिटी एंड इंश्योर द डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम डोज वेरिएबिलिटी को अवॉइड कर सकें और ये इंश्योर कर सकें कि जो हम थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट अपनी ड्रग से, अपने डोजेस फॉर्म से चाहते हैं, वो हमें मिल पाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। पार्टिकल साइज कैन अफेक्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर्स इम्पैक्टिंग फ्लोएबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क डेंसिटी। जो पार्टिकल की साइज़ होती है वो पाउडर्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि पाउडर्स की फ्लोएबिलिटी को अफेक्ट करेगी, उसके कंप्रेसिबिलिटी को अफेक्ट करेगी और उसकी बल्क डेंसिटी को अफेक्ट करेगी। अगर पार्टिकल साइज़ एक जैसी नहीं होगी तो पाउडर्स का फ्लो भी एक जैसा नहीं हो पाएगा, पाउडर्स को कंप्रेस करने में हमें डिफ़िकल्टी आएगी और उसकी बल्क डेंसिटी भी हमको अफेक्टेड मिलेगी। Formulators need to consider these properties when designing the manufacturing process and selecting excipient। जो फॉर्मूलेटर होते हैं, मतलब कि जो डोजेस फॉर्म डेवलप करने वाले होते हैं, वो इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि हमें एक सेफ़ और इफ़ेक्टिव स्टेबल डोजेस फॉर्म मिल सके, और उसी तरीके से वो एक्सिपिएंट्स को भी सिलेक्ट करते हैं जिससे कि एक अच्छा डोजेस फॉर्म डेवलप हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी। स्मॉलर पार्टिकल्स टेंड टू हैव अ हायर सरफेस एनर्जी which can make them more prone to agglomeration or degradation due to increased interaction with environmental factors like moisture, light and temperature। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनकी सरफेस एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से वो एग्लोमरेशन होने के चांसेस उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें इंक्रीज्ड इंटरेक्शन की वजह से डिग्रेडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाई सरफेस एनर्जी होने की वजह से वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि वो मॉइस्चर के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, लाइट के साथ में इंटरेक्ट कर जाएंगे, या हो सकता है टेम्परेचर से ही वो डिग्रेड हो जाएं या ख़राब हो जाएं। तो इसलिए हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। Proper understanding of particle size and its impact on stability help in formulating stable product। पार्टिकल साइज़ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपने प्रोडक्ट का एक स्टेबल फॉर्म डेवलप कर सकें।
पार्टिकल साइज़ स्मॉल करने से जिस तरीके से उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, उसी तरीके से अगर हम पार्टिकल साइज़ को बहुत ज़्यादा स्मॉल कर देंगे तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से ख़राब होने लगेगा हमारा प्रोडक्ट। इसलिए हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एनालिटिकल टेक्निक्स। Particle size measurement techniques such as laser diffraction, microscopy and sieve analysis are integral to pre-formulation studies। जो पार्टिकल साइज मेज़रमेंट की टेक्निक्स होती हैं, मतलब जिन टेक्निक्स से हम पार्टिकल साइज़ को मेज़र करते हैं, जैसे कि लेज़र डिफ्रैक्शन टेक्निक, माइक्रोस्कोपी टेक्निक और सीव एनालिसिस, ये सारी जो टेक्निक्स होती हैं ये प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये जो टेक्निक्स होती हैं ये हमें वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड कराती हैं कि हमारा पार्टिकल साइज़ कैसा है, पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और ये टेक्निक इंश्योर करती हैं कि जो हमारे ड्रग की क्वालिटी कंट्रोल है वो कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ रिलीज प्रोफाइल्स। इन कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस पार्टिकल साइज कैन बी मैनिपुलेटेड टू कंट्रोल द ड्रग रिलीज रेट। अगर हम बात करें कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस की, ये ऐसे फॉर्मुलेशन होते हैं जिसमें हम ड्रग का रिलीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से उन्हें रिलीज़ करा सकते हैं। मतलब कुछ टैबलेट्स जो मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं सस्टेंडेड रिलीज़ के फॉर्म में, कंट्रोल्ड रिलीज़ के फॉर्म में, डिलेड रिलीज़ के फॉर्म में, जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनका कंप्लायंस इंक्रीज़ हो गया है। पहले कोई टैबलेट आती थी ड्रग की जिसको हमें दिन में 3 बार या 2 बार लेना पड़ता था, आजकल उन्हीं ड्रग्स की ऐसी टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में जिन्हें हम दिन में केवल 1 बार ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यही कहलाते हैं कंट्रोल्ड रिलीज़ फॉर्मुलेशन। तो जब भी हम कंट्रोल्ड रिलीज़ फॉर्मुलेशन बनाने की बात करते हैं तो उसमें हम जो पार्टिकल साइज़ है वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि हम जो ड्रग का रिलीज़ रेट है उसको कंट्रोल कर सकें। हम अपने हिसाब से ड्रग के पार्टिकल साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। Fine particle leads to faster dissolution and release while larger particle result in slower sustained release। जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनका जो डिसोल्यूशन है और उनका जो रिलीज़ है वो बहुत फास्ट होता है। वहीं पे अगर लार्जर पार्टिकल्स की बात करते हैं तो उनमें हमें स्लो और सस्टेन्ड रिलीज़ देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से पार्टिकल साइज़ को एडजस्ट करके हम अपने फॉर्मुलेशन का रिलीज़ रेट भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डोजेस एडजस्टमेंट का। फॉर पीडियाट्रिक और जीरियाट्रिक पॉपुलेशंस एडजस्टिंग पार्टिकल साइज माइट बी नेसेसरी फॉर प्रॉपर डोजिंग। अगर हम बात करते हैं बच्चों की या फिर ओल्डर एज पेशेंट्स की, अगर हम ऐसी पॉपुलेशन के लिए अपनी डोजेस फॉर्म डेवलप कर रहे हैं तो उस डोजेस फॉर्म की पार्टिकल साइज एडजस्ट करना हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है ताकि हम डोजिंग को प्रॉपर बना सकें। Smaller particles can facilitate easier administration and improve patient compliance। अगर हम अपनी डोजेस फॉर्म के पार्टिकल साइज़ को स्मॉल रखते हैं तो इससे उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी हो जाता है और जो पेशेंट का कंफर्ट है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में आता है पार्टिकल शेप। पार्टिकल शेप इज़ अनदर क्रूशियल फैक्टर इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़। प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो पार्टिकल शेप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द शेप ऑफ पार्टिकल्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड परफॉर्मेंस। जो पार्टिकल का शेप होता है ये हमारे ड्रग डेवलपमेंट को, फॉर्मुलेशन को, मैन्युफैक्चरिंग को और ड्रग की परफॉर्मेंस को बहुत अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे बताया गया है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है और पार्टिकल शेप को हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है सरफेस एरिया एंड डिसोल्यूशन। पार्टिकल शेप अफेक्ट्स द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर इंटरेक्शंस, डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो पार्टिकल का शेप होता है ये सरफेस एरिया के ऊपर इफेक्ट डालता है। ये ऐसे सरफेस एरिया को इफेक्ट करता है जो इंटरेक्शंस के लिए, डिसोल्यूशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए हमने अवेलेबल कराया है। Irregularly shaped particles might have more surface area।
अगर हम बात करें ऐसे पार्टिकल्स की जिनका शेप बहुत इर्रेगुलर है, तो उनके पास मोर सरफेस एरिया होता है एज कंपेयर टू स्फेरिकल वंस। ऐसे पार्टिकल्स से ज़्यादा सरफेस एरिया इनके पास होता है जो पार्टिकल्स गोल होते हैं। मतलब अगर हम बोलें कि सेम साइज़ के दो पार्टिकल्स हमारे पास हैं, एक का शेप गोल है और एक इर्रेगुलर शेप का है, तो जो इर्रेगुलर शेप्ड पार्टिकल्स है उसका सरफेस एरिया मोर होगा, जिसकी वजह से उसका डिसोल्यूशन फास्ट होगा और उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है फ्लोएबिलिटी एंड प्रोसेसिंग। Particle shape influences how powders flow and pack, which is important during formulation and manufacturing. जो पार्टिकल का शेप होता है ये इस बात पर भी इफ़ेक्ट डालता है कि किस तरीके से हमारे पाउडर्स फ्लो होंगे और किस तरीके से हमारे पाउडर्स पैक होंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जब हम किसी भी चीज़ का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इर्रेगुलरली शेप्ड पार्टिकल्स माइट लीड टू पुअरर फ्लो प्रॉपर्टीज़। जो इर्रेगुलर शेप के पार्टिकल्स होते हैं उनकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत पुअर होती है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं हो पाती, टैबलेट कंप्रेशन में प्रॉब्लम आती है और जो भी प्रोसेसिंग के अदर स्टेप्स होते हैं उनमें भी हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कॉम्पैक्टिबिलिटी एंड कंप्रेशन। पार्टिकल शेप कैन इम्पैक्ट द कॉम्पैक्टिबिलिटी ऑफ पाउडर्स ड्यूरिंग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। जो पार्टिकल का शेप होता है ये पाउडर्स की कंपैक्टिबिलिटी को इम्पैक्ट करता है जब हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में एक स्टेप आता है कॉम्पैक्शन ऑफ पाउडर, जिस स्टेप में हम पाउडर को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कंप्रेस करते हैं। तो अगर हम पार्टिकल शेप की बात करें तो इर्रेगुलर पार्टिकल्स माइट नॉट पैक एज एफिशिएंटली एज स्फेरिकल पार्टिकल्स। जो इर्रेगुलर पार्टिकल्स होते हैं ये उतने अच्छे से पैक नहीं हो पाएंगे जितने अच्छे से स्फेरिकल पार्टिकल्स पैक हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे टैबलेट की हार्डनेस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसके डिसइंटीग्रेशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी। द शेप ऑफ ड्रग पार्टिकल्स कैन इन्फ्लुएंस इंटरेक्शन विथ एक्सिपिएंट्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ द फाइनल डोजेस फॉर्म। जो ड्रग पार्टिकल का शेप होता है ये एक्सिपिएंट्स के साथ में होने वाले इंटरेक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है और जो फाइनल डोजेस फॉर्म है उसकी होमोजेनिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इर्रेगुलर पार्टिकल्स माइट हैव वेरिइंग इंटरेक्शंस कंपेयर्ड टू स्फेरिकल पार्टिकल्स। जो इर्रेगुलर पार्टिकल्स होते हैं उनका जो इंटरेक्शन है वो बहुत वेरी करता है अगर हम कंपेयर करें उनको स्फेरिकल पार्टिकल्स से। तो इर्रेगुलर पार्टिकल्स में हमें ज़्यादा इंटरेक्शन देखने को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है पार्टिकल सेग्रीगेशन। Irregularly shaped particles are more prone to segregation during handling, transportation and processing. जो irregular shape के particles होते हैं उनमें हैंडलिंग के टाइम पर या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर या प्रोसेसिंग के टाइम पर सेग्रीगेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक दूसरे से चिपकने के चांसेस इर्रेगुलर शेप्ड पार्टिकल्स में ज़्यादा होते हैं। दिस कैन लीड टू नॉन यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फाइनल प्रोडक्ट, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं हो पाता है और नॉन यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइनल प्रोडक्ट में मिलता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। Particle shape can influence the rheological behavior of suspensions and emulsions, impacting their stability and ease of administration.
जो पार्टिकल शेप है वो सस्पेंशंस के और इमल्शंस के रियोलॉजिकल बिहेवियर को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी और उनके ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर इफेक्ट पड़ता है। 7th पॉइंट हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज़। Particle shape can affect solid state properties such as polymorphism and crystallinity, which in turn influence dissolution and stability. Particle shape जो होता है वो solid state की properties पर भी affect डालता है, जैसे कि polymorphism और crystallinity, जिसकी वजह से हमारे dissolution और stability के ऊपर affect पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सेंसरी एस्पेक्ट्स। इन ओरल फॉर्मुलेशंस पार्टिकल शेप कैन इम्पैक्ट द टेक्सचर एंड माउथ फील ऑफ द डोजेस फॉर्म। अगर हम ओरल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो जो पार्टिकल का शेप होता है वो हमारे डोजेस फॉर्म के टेक्सचर के ऊपर इफेक्ट डालता है और हमें डोजेस फॉर्म माउथ में फील हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो कंफर्ट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। 9th पॉइंट हमारे पास आता है डोजेस फॉर्म डिज़ाइन। Particle shape can guide the selection of appropriate formulation techniques and excipients for specific dosage forms such as powders, tablets, capsules and suspension। जो particle shape है ये हमें गाइड करता है कि हमें किस तरीके की फॉर्मुलेशन टेक्निक को अपनाना है, किस तरीके के एक्सिपिएंट्स हमें चूज़ करने हैं स्पेसिफिक डोजेस फॉर्म के हिसाब से, जैसे कि पाउडर्स के लिए अलग, टैबलेट्स के लिए अलग, कैप्सूल्स के लिए अलग और सस्पेंशंस के लिए अलग। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है सरफेस प्रॉपर्टीज़। इर्रेगुलर पार्टिकल शेप्स कैन रिजल्ट इन वेरिएशन इन सरफेस रफनेस विच कैन इन्फ्लुएंस अडहेशन, कोहेशन एंड इंटरेक्शन विथ अदर मटेरियल्स। अगर हमारा पार्टिकल शेप इर्रेगुलर होगा तो इसकी वजह से सरफेस में रफनेस हो सकती है, जिसकी वजह से अडहेशन, कोहेशन और अदर मटेरियल्स के साथ में हमारे पार्टिकल का इंटरेक्शन खराब हो सकता है या उसके ऊपर गलत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ तक हमने अपनी वीडियो में कवर कर लिया कि क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़, उनके इम्पॉर्टेंस, उनके बीच में कंपैरिजन देखा हमने। देन हमने बात की पार्टिकल साइज़ की और फिर उसके बाद हमने देख लिया पार्टिकल शेप। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आगे के टॉपिक अपने सिलेबस के, जिसमें पहला टॉपिक हम देखेंगे फ्लो प्रॉपर्टीज़। Do like, share and subscribe and stay tuned for the next part.